अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं। पर्सनली मैं बहुत थका हुआ हूँ इस वक्त और ऑनेस्टली ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे एक एफ़र्ट करना पड़ रहा है। सर घूम रहा है, कंधों में दर्द है और मैं सोया भी सही हूँ, रेस्ट भी किया है, कोई ज़्यादा काम भी नहीं किया। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वजह क्या है, मैं बस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सुबह से रात और रात से सुबह तक ये जो फ़ोन है मेरा, इसमें ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, खौफनाक खबरें आ रही होती हैं रोज़ कि इंसान के आसाब जो है ना वो खिंच जाते हैं, पट्टे खिंच जाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि जो लोग हमें देखते होंगे, जो लोग हमारी ख़बरों को देखते होंगे, जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते होंगे, उन बेचारों का क्या हाल होगा। चाहे सही खबर हो, चाहे गलत खबर हो, जो भी है, लेकिन हम असाब शिकन खबरें इस मुल्क में हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे, यानी किसी भी पाकिस्तानी टीवी पे, कोई अच्छी खबर नहीं आ सकती, कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ सकती, कुछ जेन्युइनली हाई अचीवमेंट्स की खबर नहीं आ सकती। तो मुझे लगता है कि नहीं आ सकती। आज देखिए, अभी एक अरबों रुपया पकड़ा गया पिंडी में, इस्लामाबाद में, आज के दिन। ये अभी मैं 4 दिन पहले वाली बात नहीं कर रहा। 2 बजे से लेके अभी तक 5-5 बैंक की मशीनें जो वो नोट ही गिन रही हैं, उनको यही नहीं पता चल रहा कितने हैं। हाँ, हमें ये पता चला है कि वो शाह महमूद कुरैशी के बहुत ही करीबी हैं। कोई शाह महमूद कुरैशी का उससे क्या ताल्लुक़ है, अभी ये खबर मैं वेट कर रहा हूँ इसका। लेकिन ये नहीं हुई थी, पता चला कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ को टेंशन हो गई है सारी चीज़ों से। शहबाज शरीफ आए थे, वापस भाग गए हैं, पीछे पीछे मरीम नवाज़ भी चली गई हैं। उसके बाद हमारे जो है वो पेट्रोल अभी और महंगा हो सकता है। गंदम और चीनी जो है इसकी तरसील जो है अभी आसानी से नहीं हो रही। लोगों के बिजली के बिल जो है उन्होंने कमर तोड़ दी है पकड़ के। लोग खुदकुशियाँ तो नहीं कर रहे, लेकिन लोग ज़बूं हाल हो चुके हैं, अपना खर्चा नहीं पूरा कर सकते। 3 वक्त तो अब रोटी नहीं खा रहे लोग, बहुत से लोग सिर्फ 2 वक्त रोटी खा रहे हैं। अस्पतालों का निज़ाम देख लें, स्कूलों का निज़ाम देख लें, ये डिप्रेशन करने के लिए काफ़ी नहीं है। जब आपको एक चीज़ का पता चलता रहता है तो फिर आप डिप्रेस हो जाते हैं शाम तक। और मैं घर में भी, घर वाले कहेंगे ना, चुप क्यों बैठे हो, क्या आदमी बोले, क्या आदमी उनको बताए, क्या शेयर करे। इस मुल्क में कोई अच्छी खबर है, इस मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर है आने वाले दिनों में? पता नहीं, शायद इलेक्शन की हो, जिससे बड़े लोगों ने उम्मीदें लगाई कि इलेक्शन होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होना, अभी मज़ीद कन्फ्यूजन होनी है। और जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट होगा उस पर लड़ाइयाँ होनी है, उस पर दोबारा लॉन्ग मार्च होने, उस पर दोबारा धरने होने हैं। नहीं तो पता कर लेते हैं। आज मेरे साथ राजा आमिर अब्बास भी हैं, साबिक नैब प्रोसिक्यूटर है। आजकल तो बड़ी इनकी यशी होगी नैब की, उड़ता बटेरा जो है चीफ जस्टिस इनके हाथ में दे गए हैं। अब सारे सियासतदानों के केसेस खोल के बैठ गए। मैं आपको अभी बता देता हूँ, किसी को सजा नहीं होनी। नैब के कुछ लोगों ने अमीर हो जाना है, नैब के लोगों ने अमीर हो जाना है, कुछ अपना पुलिस वालों ने अमीर हो जाना है, कुछ और लोगों ने अमीर हो जाना है। पाकिस्तान कौम उतना ही गरीब होती रहेगी। हमारे में हिम्मत ही नहीं है किसी बड़े सियासतदान को सजा देने की। कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हमें गाइड भी करते रहते हैं। इरफान कादिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बहुत ही काबिल माहिर लॉयर हैं। अनिका निसार हैं, बड़ी हमारी सीनियर तज्जियाकार और एंकर हैं, हमारी यानी मीडिया कॉलीग हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं अभी। कंवर दिलशाद साहब, चले कोई अच्छी खबर से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन हो जाएंगे वाकई जनवरी के एंड में? देखा जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स दे दिए हैं और कौम के दर्द की बातें आपने, पहली दफ़ा मैंने एंकर से ऐसी बातें सुनी जो आपकी कौम के दर्द के हवाले से आप बातें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बड़ी खुशखबरी तो हम नहीं कह सकते हैं। इलेक्शन का काम तो रूटीन का मामला होता है, लेकिन हम सियासतदानों ने इसको ज़्यादा हाइपर कर दिया। उसमें ज़ाहिर है इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट का ही बड़ा हाथ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिला वजह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की। वो 14 मई भी गुजर गई, 30 अप्रैल भी गुजर गया, प्रेसिडेंट का खत भी गुजर गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उस पर सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये अपना रोड मैप दिया हल्का बंदी करवाने का, तो उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को हम हल्का बंदियाँ करवा देंगे। वो तो ज़ाहिर आइन के आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने जब अपने पार्लिमानी जमातों ने जब मुलाकातें की इलेक्शन कमीशन के हुक्रान से, तो उन्होंने उसको डेट 14 दिन पीछे करके 30 नवंबर कर दिया।
अब 30 नवंबर को ये हल्का बंदियां का नोटिफिकेशन होना है। तो हमने उसी बेस पर हमने तो जब 30 नवंबर की खबर हमने सुनी तो हमने कहा अब ये इलेक्शन जो है ये 15 जनवरी से और 20 जनवरी के दरमियान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 54 दिन, 55 दिन, 48 दिन का टाइम होता है इलेक्शन शेड्यूल का। और तो हमने 48 दिन के हिसाब से लगाया कि 45 दिन का बनता है कि वो 15 जनवरी को हो जाएगा। और लेटेस्ट हमने बता दिया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 जनवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी हवाले से सेक्शन 57 के हवाले से उन्होंने याद बयान दे दिया कि तीसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई है। मैंने सब दोस्तों को बताया, सब चेहरों को बताया कि जनाब तकरीबन 1-1.5 लाख का जो पोलिंग स्टेशन है उसकी भी इमारतें देख ली गई हैं। 15 लाख का स्टाफ जो है उनकी लिस्टें भी पहुंच गई हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है। ये सारे मामला तय हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात जो इलेक्शन कमीशन ने ये किया, या जो डेट का जो अनाउंस कर दी कि हम तीसरे हफ्ते में करवाएंगे, ये दरअसल जो प्राइम मिनिस्टर साहब अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब कर रहे हैं आर्मी फोरम से, उनको एक तक़वियत मिल गई है। वहाँ वो इंटरनेशनल प्रेस के सामने भी कह देंगे, मुमकिन अपनी स्पीच में भी जिक्र कर दें कि पाकिस्तान में इलेक्शन जनवरी के तीसरे हफ्ते में हो रहे हैं। दुनिया का एक मैसेज चला जाएगा और कन्फर्म बात है इलेक्शन जो है ये हो जाएंगे। बाकी आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो केस नैब के खुले हैं तो ये खुलते चले जाएंगे इलेक्शन होने के, जब तक इनको सज़ा नहीं हो जाती तो उनको इलेक्शन के मामला, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की मुकम्मल इजाज़त होगी। सज़ा मिलने के बाद ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन सज़ा मिलने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो मुमकिन इलेक्शन गुजर जाएं। कंवर दिलशाद साहब, मैं ऑन एयर एक बात कहने लगा हूँ, अगर ये राजा आमिर साहब इतने बड़े प्रोसिक्यूटर हैं, ये चाहें तो चैलेंज कर लें और मैं इनको साबित कर दूंगा असल तो करप्शन नैब के अंदर है। नैब वाले खुद करप्ट हैं सबसे ज़्यादा। इन्होंने कौन सा किसी करप्ट को पकड़ना, खुदा का खौफ करे, क्या बातें करें। इन्होंने तो फाइलें के फाइलें चोरी कर दी हैं अपने दफ्तर से। वो अपना सर्वर, वो मौसवी वगैरह, उन सारों के साथ जो गठजोड़ इन्होंने किया सारा, और जो फाइन्स दे के आए, वो क्या चोरी नहीं, करप्शन नहीं? बीच में से अपने लोग खा गए, इनके पैसे गायब भी हैं। क्या इन्होंने क्या पकड़ना, इन्होंने क्या पकड़ना अपना? कंवर साहब छोड़ दे। नहीं, हाँ, मेरे सब सवाल कर रहे हैं। हमें तो सबसे पहले हम तो अपने उसमें कानून की बात में दायरे में रहेंगे ना, कि कानून के मुताबिक तो ये जब तक कोई सजा नहीं हो जाती उस वक्त तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो कानून है इलेक्शन का कानून भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी लिखा हुआ है कि जब तक सजा नहीं हो जाती वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सजा मिलने पर वो इलेक्शन में 5 साल के लिए, 3 साल के लिए हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इन प्रिंसिपल अभी तो ये केस सुप्रीम अब जा रहा है नैब को, तो ये केस चलता रहेगा। आप देखिए, मैं बड़ी मिसाल देता हूँ आपको। हमारे बड़े ज़बरदस्त चले गए चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब, उनसे हम आपकी वसातत से ये सवाल करेंगे कि जब कासिम सूरी साहब को जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज से 5 साल पहले उसको नाअहल करार दे दिया था और कहा था कि इसने 55,000 के जो निशान लगा, अंगूठे के निशान नहीं थे, वो पाँव के निशानात थे जो उन्होंने बैलेट पेपर पर लगाए। कितना बड़ा मजाक किया कासिम सूरी ने। और ये हम नहीं कह रहे, ये नादरा की रिपोर्ट कह रही है, नादरा के डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पाँव के निशानात है, ज्यादातर 22-23 हजार जो बैलेट पेपर पर निशान लगे हम पाँव के अंगूठे के निशान है। कंवर साहब, उमर अताब बंदियाल के जरा अकाउंट चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऐसा दिया कि वो असेंबली भी चलेगी, उमर अताब बंदियाल भी चलेंगे, लेकिन स्टे अभी तक बरकरार है। वो केस हेयरिंग के लिए ऊपर नहीं आया। तब तो आपने सही फरमाया कि जब ये केस आएगा नैब के अंदर तो कहाँ केस चलेंगे, किस तरह चलेंगे, तो बात की बात है। अब मैं तो कासिम सूरी की मिसाल दे रहा हूँ। कैपेसिटी नहीं है इनकी, कैपेसिटी नहीं है। राजा आमिर साहब, आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया तो, और आप पानी पहले पीना शुरू हो गए हैं। चले, वेलकम टू करा सच। लेकिन आप एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर हैं, यू विल अंडरस्टैंड जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा और मैं हवा में बात नहीं कर रहा। देखिए, किसी हद तक बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, कैपेसिटी का इशू है नैब में। नैब की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो पाई और उसकी वजह ये है कि जब भी नैब में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, चेयरमैन से लेके नीचे तक,
वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोगों की हो जाती है। उसमें उनको बेसिकली ये होता है कि या तो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करने की ड्यूटी दे दी जाती है, या ये कह दी जाता है कि जी ये केसेस हैं, आप इसमें फैसिलिटेशन करनी है, किसी तरीके से इन केसेस में कोई ना कोई रिलीफ लेना है। बट एट द प्रेजेंट व्हाट आई फील इज़ कि वो तो चलें पॉलिटिकल दौर में अपॉइंटमेंट्स होती हैं, अब तो नैब का पूरी टीम ही ऑलमोस्ट नई आ रही है, चेयरमैन नए आ गए हैं, और अब डिप्टी चेयरमैन जो ऑपरेशंस के हेड होते हैं, जो हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन और उसको लुक आफ्टर करते हैं, वो भी नए आ रहे हैं, और प्रोसिक्यूटर जनरल अगर भी इतनी नए अच्छी आ रहे बात हैं। है राय साहब, इस अभी वक्त तो कोई पीछे जो आपके डिप्टी चेयरमैन वगैरह ने रिजाइन किया, प्रोसिक्यूटर वगैरह ने, वो क्यों रिजाइन कर दिया? उन्होंने क्या कह के किया? देखिए जी, ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले जो प्रोसिक्यूटर होंगे या आने वाले जो डिप्टी चेयरमैन होंगे खासकर, अब वो देखना है कि वो कौन सी टीम लेके आप आते हैं। प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं नैब के, मैं आपको एक ओपन एंड शट केस दे देता हूँ। ना मैं आसिफ जरदारी साहब का पूछ रहा हूँ, ना मैं नवाज शरीफ साहब का पूछ रहा हूँ, ना मैं खाकान अब्बासी साहब का पूछ रहा हूँ, ना मैं शौकत तरीन का, मैं किसी और का नहीं पूछ रहा। एक केस आपके सामने रख देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का और उनके बेटों का, कि टीटीज गई और टीटीज आई, बैंक का रिकॉर्ड जाते भी मौजूद है, बैंक का रिकॉर्ड आते भी मौजूद है। इससे ज़्यादा ओपन एंड शट केस क्या होगा? उस पर तो कुछ कर नहीं सके, आप लोगों ने उसे बरी कर दिया था। 100% करेक्ट, आई एग्री विद यू। और मुझे तो उस दिन हैरानगी हुई कि जिस दिन इनका ओथ टेकिंग थी, ये वज़ीर आज़म बन रहे थे, बेटे ने पंजाब का बनना था, और जो FIA डील कर रही थी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उसका प्रोसिक्यूटर कोर्ट में आके राइटिंग में स्टेटमेंट देता है कि मुझे DG FIA की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए कि इस केस को परसू नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और उसमें क्लीन चिट दी गई। उसी के बाद दोबारा आप देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के जिसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें भी क्लीन चिट दी गई। यही बात मैंने दोहराई इससे पहले की कि जी अनफॉर्चुनेटली सिंस इट्स इंसेप्शन नैब को पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। वजह ये थी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की अपॉइंटीज होते थे, बट अब इस वक्त तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। अगर कोई डिप्टी चेयरमैन लग जाते हैं कि जी कोई चेयरमैन भी एक जनरल हैं एक्स, और अगर डिप्टी चेयरमैन, हमने तो सुना था शायद कोई सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी आएगा, या प्रोसिक्यूटर जनरल देखते हैं कौन आएगा, तो अगर वो आके वाकई ही नैब, अब नैब को आप सजाएं नहीं दे सकते। ये जितने केसेस खुल रहे हैं, ये केसेस सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए तो आ जाएंगे, ये आर्म ट्विस्टिंग दोबारा होती हुई आपको नजर आएगी बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से मैटर्स के लिए, क्योंकि नैब को इख्तियार तो है अरेस्ट करने का। लेकिन इशू क्या होगा? इशू ये होगा कि जो मियाँ साहब का केस है, ये नैब अमेंडमेंट्स आने के बाद जो ख़त्म हो गई हैं बंदयाल साहब के फैसले के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और इस पे डिपेंड करता है कि आया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रिव्यू में ये अपसेट होता है, इसको रिवर्स किया जाता है, क्या हुकूमत पाकिस्तान अब इस फैसले से एग्रीव्ड है, जो ऑन वन हैंड तो ये कहती है कि हम करप्शंस के खिलाफ हैं, हम जितने भी, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि जी डेली हम देख रहे हैं अरबों डॉलर्स पकड़े जा रहे हैं, गोदामों से पकड़ा जा रहा है, और स्मगलिंग को रोका जा रहा है, माफियाज पे हाथ डाला जा रहा है। तो अगर हुकूमत जाके रिव्यू में चली जाती है कि जी नहीं, नैब को टूथलेस ही रहने दें, जो अमेंडमेंट्स हुई थी बड़ी अच्छी हुई थी, तो ये हम देखते हैं अगले 2-4 दिनों में क्लियर होगा कि हुकूमत जाती है कि नहीं इस नैब के रिव्यू में। और अगर रिव्यू में ये फैसला अपसेट नहीं होता और बरकरार रहता है, तो इसका असर मुझे लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस पे भी होगा। और ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब गए और मियाँ साहब ने वापस आना था, क्योंकि अगर मियाँ साहब अब मौजूदा जो नैब के कवानीन हैं जो कि पुराने हैं, उसके तहत तो मियाँ साहब से 2 ही सवाल पूछे गए थे कि जी आपने रसीदें देनी है, मनी ट्रेल देना है, और वो कानून दोबारा से आ गया है, तो वो केस इस्लामाबाद में एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो देन ही हैज़ टू आंसर। तो लेट्स वेट कि ये विद इन अनदर 10-15 डेज इसका रिव्यू में क्या डिसीजन आता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो और ये आने आसान वाली है ना, बहुत सी चीजों पे असर 4 साल से मियाँ साहब लंदन में ही हैं, उन्हीं फ्लैट्स में जिनकी रसीदों की बात हो रही है, तो वो तो इतनी देर में तो अपने बेटों से पूछ लिया होगा ना WW से कि भाई ये हमारा फ्लैट है, किराए का फ्लैट है, किसी और की मिल्कियत है, कोई तो रसीद होगी और वो हमें दे दो, तो वो मैं ले जाऊंगा जाके और फिर सुरखरू हो जाएंगे।
लेकिन कंवर दिलशाद साहब, ना 9 मन तेल होना है, ना राधा ने नाचना है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है आवाम को देने के लिए, यही सच है आज का। मैं जो भी कहूँगा उनको वो झूठ होगा अगर अच्छी खबर मैं कहूँ तो। कंवर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कंवर दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। आपने सुनी मेरी बात जो मैंने कही कि झूठ होगा अगर मैं ये कहूँ कि कोई अच्छी खबर है तो? नहीं, खबर तो अच्छी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस नैब में जो दोबारा केसेस जो आ रहे हैं, इसकी अहमियत ज्यादा है। जो ये 4-3 साल पहले जो जस्टिस जावेद इकबाल की अदालतों में पेश होते रहे, उसकी अहमियत कुछ और थी। अब ये मामला सही तरीके से ये नैब के चेयरमैन की तरफ से, एहतसाब ब्यूरो की तरफ से आ रहा है, ये बहुत सीरियस केस है। और जब इनके कागजात नामजदगी भी दाखिल करा दी है उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान, तो रिटर्निंग आप ऑफिसर इनके एक मिनट ठहरे, एक मिनट। जावेद इकबाल साहब का आपने जिक्र किया, उनकी हरासमेंट की वीडियो आ गई थी ना, विक्टिम भी आ गई थी ना सामने। उस औरत का ही पता चल गया ना जिसको हरास कर रहे थे वो, कि मैं तुम्हारे मियाँ के केस माफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरे पास आओ, ये करो वो करो। उनका क्या हो गया? जब उनका ही नहीं हुआ तो किसी और का क्या होना? क्या बातें कर रहे हैं कंवर साहब? नहीं, ये जरा मुख्तलिफ है। ये जो चेयरमैन नैब जो है ये उनसे मुख्तलिफ है। इन्होंने और बिल्कुल भाई सही ये तरीके मुख्तलिफ से है, बात तो इंसाफ की हो रही है। इंसाफ तो करेगा वो बाकायदा। जब दोबारा केस आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में, तो ये बहुत अहम केसेस होंगे। और आइंदा जब ये इंतखाबात में हिस्सा लेंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करेगा। तो इस लिहाज बेशक इनके मुकदमे चलते रहें, लेकिन उन्होंने कागजात मुझे मादत के साथ, मुझे जो उमर अता बंदयाल ने इतने अरसे में किया है ना हमारी अदलिया के, वो तो मेरा ख्याल है कि ये ज़ख़म तो कभी नहीं भरेंगे और ये हमेशा हरे ही रहेंगे जो वो हरकतें कर चुकी हैं। बट एनीवे, इरफान कादिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, नैब को भी जानते हैं, सब समझते हैं, कानून भी समझते हैं। मैं तो इनसे रहनुमाई भी लेता हूँ। इरफान कादिर साहब, वेलकम टू खरा सच। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि जो दोबारा सारे केसेस खुल गए हैं, इसमें पैसे लगेंगे, खर्चे होंगे, शायद नैब की कमाई हो जाए, नैब वालों की कमाई हो जाए, कुछ नहीं होना, किसी बड़े आदमी को सजा नहीं होनी इस मुल्क में। जी, मेरा भी यही ख्याल है कि ये सारे जो केसेस हैं ये असल में एसेंशियली सियासी मुखालफत की वजह से बनाए जाते हैं। और ये अक्सर की ये सारे केसेस जब एनआरओ के वक्त में भी, जब एनआरओ खोल दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो वो सारे केसेस जो थे वो एक्विटल्स में खत्म हो गए थे, सब लोग बरी हो गए थे। और अब भी कुछ उसी तरह की सूरत हाल होगी, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। और ये आपने देख ही लिया कि जिस तरीके से ये एक किस्म का वो चीफ जस्टिस साहब जो थे आउटगोइंग, उन्होंने कोशिश की कि जाने से पहले कुछ बारूदी सुरंगें बिछा दें ताकि मुल्क जो है वो कंफ्यूजन और क्योस का शिकार हो जाए। और आपको अगर याद हो तो उनकी सासू माँ ने भी एक बात की थी और उन्होंने कहा था कि एक तो वो कह रही थी कि एज एफ पूछा रही थी कि यहाँ तो जल्दी से इलेक्शन हो जाए, और यहाँ फिर उन्होंने कहा कम वक्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते। तो ये बात की इसीलिए थी क्योंकि उस वक्त पीटीआई को सूट कर रहा था, क्योंकि उनका एक बयानिया था जो कि था गलत, झूठ पे मबनी, लेकिन पीटीआई वालों का ख्याल था कि बड़ा पॉपुलर बयानिया है तो इसलिए जल्दी से इलेक्शन करा दे तो हम जीत जाएंगे, वरना फिर अगर इलेक्शन नहीं कराते तो कम वक्त मार्शल्ला भी नहीं लगाते। तो ये वो बैकग्राउंड थी जिसमें कि ये फैसला फिर आया, और तवातर के साथ वो सारे फैसले वो आए जिससे कि पीटीआई को फायदा हो। तो ये एक उन्होंने आखिरी बारूदी सुरंग बचाने की कोशिश की है, जो कि मेरा ख्याल है उसकी माइन स्वीपिंग जो है अनकरीब हो जाएगी, चंद दिनों में हो जाएगी। ये सारी माइन स्वीपिंग जो है मुझे ख्याल है कि अक्टूबर के महीने में ये मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि वो फैजाबाद धरना केस जो है वो लग गया 28 को मेरा ख्याल है, उसका क्या एक्सपेक्टेड है? हाँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है क्योंकि उस पर काजी फायद ईसा साहब की जजमेंट थी। उसमें मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे गालिबन याद पड़ रहा है कि वो रिव्यू में मैं भी एक वकील हूँ उसमें, तो इसलिए मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं उस पर बात करूं, जबकि मैं खुद एज ए लॉयर उसमें अपीयर होऊंगा गालिबन 28 को। लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे अभी इंस्ट्रक्शन मिली नहीं है,
अगर तो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली तो मैं चला जाऊंगा, अगर मुझे वो क्लाइंट्स जिन्होंने एंगेज किया था अगर इंस्ट्रक्शन ही ना मिली तो ऑब्वियसली फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो तब तक क्या ये केस खालिसतन जनरल फैज हमीद की वजह से तो नहीं लग रहा? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसमें बहुत सारी जो बातें उन्होंने की थी वो मंतकी एतबार से और फैक्चुअली गलत नहीं थी, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें ये काजी साहब ने जब फैसला लिखा था तो मुझे एक बात याद है उसकी, उन्होंने ये भी लिखा था कि मुझे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो अगर उनको इख्तियार समाअत नहीं था तो क्या फिर उनको इन तमाम चीज़ों में जाना चाहिए था, जो कि उन्होंने ये बात इन वे इस हद तक ठीक थी कि हमारे जो इदारे हैं उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब तक फैजाबाद धरना ख़त्म हो चुका था। तो ये सारी बातें हैं, मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाहता फिलहाल, बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे क्या इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उस केस में। अच्छा, आपको ये लगता है, मुझे तो लगता है, खैर मैं पहले बता दूं कि उमर अता बंदयाल साहब का जो चीफ जस्टिस का दौर था वो पाकिस्तान की जुडिशरी में तारीख तरीन दौर में अदवार में से एक था इफ्तिखार चौधरी के बाद? नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब को जब आप इनसे कंपेयर करते हैं ना तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो बिल्कुल एक लगता है कि बहुत ही यानी एंजल लगते हैं उनके साथ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, तो और लेकिन अब काजी साहब को बड़ा काम करना पड़ेगा अपनी जुडिशरी की साख बनाने के लिए। जी बिल्कुल, ये उनके लिए कम चीज़ों को उन्होंने एड्रेस करना है इस एक साल में जो उनका पीरियड है। एक तो ये जो बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत सियासत में चल पड़ी थी उससे सुप्रीम कोर्ट को अलहदा करना है और सियासत से हटा के उन्होंने उसको डालना है उन मुकदमात की तरफ जो कि इतना बड़ा बैकलॉग है, जो कि अराउंड 57,000 केसेस का बैकलॉग है, उसको कम करना है। तो ये, और फिर तीसरी चीज़ तो ये है कि वो जो पिछले चीफ जस्टिस हैं जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करके चले गए थे, एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट को उसको फिर से इकट्ठा करना है। और जो सुपीरियर जुडिशरी में इस वक्त जो यानी उनको जो हार्ट बर्निंग उनकी हो रही है या उनको वो जो जजेस के साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं जिसमें कि जूनियर लोगों को सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं और उसमें उनको उनकी भी अशोई करनी है, उन जजेस की जो सीनियर होते हुए भी आज भी हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको टॉप प्रायोरिटी करनी होंगी अगले 2-3 माह। इरफान कादिर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कंवर दिलशाद साहब, वेरी क्विक क्वेश्चन बिफोर आई थैंक यू, और ये है कि आपको क्या लगता है आज एज अ पर्सन, नॉट एज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, के इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा? नहीं, रिजल्ट के बारे में रोज वक्त है, फिलहाल तो अभी इलेक्शन शेड्यूल आने दें, जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी तो उसके बाद मालूम होगा। जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले के रोशनी में जो नायब ने इंक्वायरी करनी है उसको भी हमें रिजल्ट देखना है। तो अभी कुछ कहना कबल वक्त है, अभी तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा नवंबर के आखिरी हफ्ते में। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, टेम्पो बनेगा, बाकायदा मीटिंग होगी, मंशूर पेश किए जाएंगे, सब बारे बातें हैं, अभी कहना कबल वक्त है। ये सारी बातें पता चलेगा दिसंबर के दूसरे हफ्ते में। अभी फिलहाल तो जो है ये सब कंवर दिलशाद साहब, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ हैं, हो सकता है हमारी एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर लें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। राजा आमिर साहब, आपने सुन ली बातें, इरफान कादिर साहब की भी सुन ली, उनको भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। राजा आमिर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अभी आई है, बताइए सर। मैंने कहा आपने ब्रेक पे जाने से पहले इरफान कादिर का बड़ा तफसीली एनालिसिस सुन लिया, तो उनको भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है नैब से। देखिए, नैब टेक्निकली कर ही नहीं सकती। आप कंवर दिलशाद साहब का जो बात थी, उनकी फोकस था कि जी नए चेयरमैन, और हमें भी ये देखना है कि चेयरमैन के साथ जो टीम आ रही है नई, वो कन्विक्शंस तो नहीं करा सकती, ऑब्वियसली नहीं करा सकती, क्योंकि हमारा अदालती सिस्टम ऐसा है कि नैब के केसेस
इतनी जल्दी डिसाइड नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, और ये जो उन्होंने बात की कि जी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या वो इलेक्शन के कवानीन में कोई ऐसी चेंज लाना चाह रहे हैं कि जी जिनके खिलाफ ये केसेस हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं? क्योंकि अगर सबूत हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कन्फ्रंट कराए जाते हैं इन तमाम अफराद को, जिसमें जरदारी साहब के भी हैं, ओमनी ग्रुप के भी हैं, ये भी हैं, और उसकी बेसिस पे अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो दिस कुड बी वन ऑफ द ग्राउंड्स कि जनाब ये पैसा आपने तो जाहिर नहीं किया, आपके अकाउंट में आके लैंड कर रहा है, पार्क हो रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये कन्विक्शन तो नहीं, लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन यकीनी तौर पे बन सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि जी ये तमाम केसेस कॉरस्पॉन्ड कैसे करते हैं, क्या नैब की जो अमेंडमेंट्स ख़त्म की हैं बंदियाल साहब ने, क्या वो फैसला बरकरार रहेगा? क्योंकि बहुत सी पीडीएम के लोगों को ये उम्मीद है कि ये केस इतना कमज़ोर है, पर्टिकुलरली ऑन टेक्निकल साइड, कि जी जो फॉर्मेशन ऑफ बेंच थी या ये ग्राउंड्स थे उस पर ये जजमेंट सस्टेन नहीं कर सके। चैलेंज होगा तो सस्टेन नहीं होगी ना। तो मैं चैलेंज तो सिर्फ अपना नैब ने करना, नैब क्यों करेगी? उसके हाथ में पटेरा आया हुआ। नहीं, इसको चैलेंज एग्रीव्ड पर्सन्स भी कर सकते हैं कि जो अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं, जिनके केसेस हैं, वो भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट, आज मैं एक शो में था तो बड़ा वहाँ पे उन्होंने सॉलिड खबर दी कि जनाब हुकूमत भी शायद इसमें जा रही है कि ये इसको चैलेंज करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है? किया जाता है। मेरा तो यही सवाल था कि जी हुकूमत कैसे एग्रीव्ड है इससे, क्योंकि हुकूमत तो ये खुद चाह रही है, लेकिन उन्होंने बड़ी श्योरिटी के साथ कहा जी नहीं, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अनदर 2 और 3 और 4 डेज में ये क्लियर हो जाएगा कि इसको चैलेंज किया जाता है या नहीं। और अगर इसको चैलेंज नहीं किया जाता देन आई सी नैब इन एक्शन। अब वो किस किस्म का एक्शन होगा ये हमें आके पता चलेगा अगले 10-15 दिनों में कि जी वो एक्शन क्या है। क्या नैब माजी की तरह सिर्फ दोबारा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या आर्म ट्विस्टिंग के लिए एक्शन में आया है, या वाकई ही दे मीन तो जिन लोगों पे लेजिटिमेट केस थे, जैसे एक तो मैंने आपको बता दिया शहबाज शरीफ का और उनके बच्चों का, दूसरा शौकत तरीन का ले लें। सबको पता है कि उन्होंने बैंक में किस तरह से फज की और किस तरह से उन्होंने फिगर्स फज की और झूठ बोले और कई बिलियन का टीका लगा दिया अपनी बैंक को उन्होंने। और नैब उनके ऊपर जब उनको सज़ा देने पे आई थी तो साबिक वज़ीर आज़म ने कह दिया कि जी इनके केस ख़त्म कर दो क्योंकि मैंने इनको वज़ीर ख़जाना बनाना है, और वो केस ख़त्म हो गए। तो केड़ी नैब, केड़ा केस, जिसकी बिलाठी उसकी बहस इस मुल्क में। देखिए बिल्कुल आप सही करें, बल्कि शौकत तरीन पे एक और केस था कि जो रेंटल पार्स के शुरू में केसेस थे, तो ये उस वक्त मिनिस्टर थे फाइनेंस के, इन्होंने वो चार्जेस जो उनसे थे वो 7 से 14% किए थे, वो केसेस भी। लेकिन ये राजा परवेज़ अशरफ साहब का केस है। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं कि ये केसेस चल रहे हैं गालिबन 2008-9 से, अब 10-11 साल हो गए हैं। और 10-11 साल में अगर 1 to 10 के स्केल पे आप देखें, मैं खुद इन कुछ केसेस में हूं, तो वो अभी स्टेज 1 तक नहीं कंप्लीट हुए, 9 स्टेजेस उसकी रहती हैं। तो ये केसेस किसी भी हतमी इंजाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। वो फरजाना राजा साहबा का एक केस है, बहुत बड़ा केस है, वो चल रहा था, और दीगर बहुत से केसेस हैं। लेकिन ये नैब जो है, चाहे नैब को आप जितना भी कर लें, लेकिन अदालतें तो वही हैं। आज तक आप ये ज़हन में रखें कि वही जज जिसने नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी थी, जज बशीर साहब, आज तक वही लगे हुए हैं उसी अदालत में, अब वो ये केसेस देख रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि दुनिया जहान के जजेस चेंज हो गए, लेकिन वो जज जो सा जज बशीर उस दिन से लेके आज तक वहीं पे बैठे हुए हैं, एक्सटेंशंस मिल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिसका अब असल में एक्सटेंशन तो इस मुल्क में हर एक को इसलिए मिलती है, राइट साहब आप समझें प्लीज़, कि हमारी आबादी नहीं है, हमारे पास पोजीशंस पे रखने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। 24 करोड़ तो सिर्फ लोग हैं हमारे, तो हर बंदे को हर जगह हमने एक्सटेंशन देनी होती है। प्लीज़ आप भी कोई एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, इतना अनसिम्पैथेटिक मत हो आप। ये एक्सटेंशन वाला इशू ऐसा इशू है कि बहुत सी एक्सटेंशंस होती हैं, लेकिन अब इस पर कुछ जो देने वाले हैं उनसे पूछना चाहिए कि जी क्यों वो खामोश रहते हैं, क्यों देते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि ये जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल जो अभी इस्तीफ़ा दे के चले गए, इन्हें भी एक्सटेंशन दी गई और पीटीआई के दौर में स्पेशली एक ऑर्डिनेंस लाया गया कि जी इनको एक्सटेंशन दे दी जाए, इनकी टर्नओवर कुछ बढ़ा दिया जाए जो कि वन टाइम होता है, दूसरी दफ़ा हो ही नहीं सकता। तो ये वो तमाम अवामिल है कि अब पता चले कि जी क्या वजूहात हैं कि इन्होंने पहले तो एक्सटेंशनें लेने के मूड में थे, अब ऑल ऑफ अ सडन दे हैव डिसाइडेड 2 साल की नौकरी बाकी रहती है कि वो रिज़ाइन दे के घर चले गए। वो डिप्टी चेयरमैन साहब क्यों रिज़ाइन दे के घर चले गए, उनसे भी कोई पूछने वाला हो। देन इट शोज़ के देयर इज़ समथिंग कि नैब के कोई प्लान्स हैं कि नैब आगे जाके कैसे अपनी एफर्ट्स करती है, और एहतसाब अगर वाकई होता है विच इज़ अ जेन्युइन डिमांड और अगर उस तरफ चल पड़ती है तो फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा। प्रूफ तो यही वाले हैं ना। अच्छा, यहाँ से आपने प्रूफ भी कर लिया, फ़र्ज़ करें, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वो 2 और इलेक्शन गुजर जाएंगे, तब जाके कुछ होगा। सर अब इलेक्शंस होंगे, गुजर जाएंगे, पहले एहतसाब होगा, फिर इलेक्शंस होगा। अभी तो इलेक्शंस की इन्होंने डेट नहीं दी, सिर्फ वीक अनाउंस किया है कि जी वो एक वीक है, क्योंकि आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आईएमएफ से भी वहाँ पे मिल रहे हैं। आईएमएफ की एक डिमांड थी कि जी आपकी सेकंड वो जो आएगी किस्त, वो तब आएगी कि जब आप शेड्यूल अनाउंस करेंगे या इलेक्शंस की डेट्स देंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जो क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रही, और इस क्लैरिटी के लिए अब शहबाज शरीफ साहब तो लंदन चले गए, अब वो लंदन क्या करने गए हैं, मियाँ साहब ने वापस आना है, कहाँ से हमें ये क्लैरिटी नज़र आएगी। तो इट सीज के कंवर साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, यकीनी तौर पर कर रहे हैं। मियाँ साहब को खुद क्लैरिटी नहीं है, तो आपको कैसे क्लियर कर देंगे वो? सर हम तो बस मीडिया से ही देखते हैं ना कि जी वो उन्होंने तो गारंटी दी है कि जी मैं आ रहा हूं, तो ये हैं मुझे और ये केसेस। ये बताएं, कादिर साहब ने जैसे कहा कि ये नैब की अमेंडमेंट सस्टेन नहीं कर सकेगा बंदियाल साहब का फैसला, ये ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब पता नहीं इससे क्या मुराद है, क्या उनको वो खुरम दस्तगीर का वो स्टेटमेंट याद नहीं कि जिसमें वो कह के गया कि जी पीडीएम की हुकूमत तो आई ख़त्म करने के लिए मेगा करप्शन के केसेस। तो थिंग्स आर वेरी सीरियस। अगर पीडीएम की हुकूमत मेगा करप्शन के केसेस ख़त्म करने आई थी, तो नैब के लिए इस साल का 6 अरब का बजट क्यों रख गई, जिसमें उनकी तनख्वाहें और मुराद सब शामिल है? ना इन्होंने रिकवरी करनी, ना किसी को सज़ा होनी, तो ये सफ़ेद हाथी हमने क्यों पाले हुए हैं? सर ये हाथी जो अभी तक जो हमें नज़र आया, उसका तो एक पर्पस ये था कि आपने ऐसे पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग करनी है, और वो बड़े अच्छे अंदाज में करता रहा। अगर तो वाकई ही उसकी आप चले जाएं कि जी कोई रिकवरीज 5 साल के दौर में क्या जावेद इकबाल साहब की परफॉर्मेंस रही, कौन से केसेस थे जिसमें इन्होंने कोर्ट में जाके साबित किया, इतने बड़े बड़े पलंदे बना के ले जाते रहे। तो नैब को तो रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया कि जी नैब के कानून को ही ख़त्म कर दो। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जी जो इतना कहते हैं वो नैब को ही क्यों नहीं ख़त्म किया, इस पूरे अदारे को ही ख़त्म कर देते कि जी इसकी ज़रूरत क्या है। इसको इसीलिए रखा गया कि इसकी ज़रूरत ये है कि जहाँ पे वक्त आने पर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो फिर किया जाएगा इसको। अच्छा जी, अब नए जजेस भी रखे जाएंगे? नए जजेस तो रखने हैं जी। हमें याद है पीटीआई के दौर में भी बड़ा ऐलान हुआ था, वो फारूक नसीम साहब थे 200 अदालतें बनेंगी और पता नहीं 150 अदालतें बनेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया है कि वही जज अभी तक लगा हुआ है जिसने पनामा में सज़ा दी थी, और आज के दिन तक वही जज बैठे हैं इस्लामाबाद में। दुनिया जहान में जजेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुए जज, अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। राजी साहब मेरे साथ ही रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। राजा आमिर साहब, बात यह है, और वो क्या कहते हैं, बात तो सच है पर बात है रुसवाई की, कि नैब के पास सबूत भी हैं, एविडेंस भी हैं, लेकिन माजरत साहब नैब के जो वकील हैं वो बेचारे इतने माथर साथर और मलंग किस्म के वकील हैं, और जब जिनके ऊपर केस हुआ होता है वो बड़े बड़े 4-4, 5-5 करोड़ रुपए वाले वकील कर लेते हैं, उनके आगे इनकी यानी बात ही नहीं होती, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, गला कांप रहा होता है।
कैसे होगा इस तरह केस आपकी जिस तरह की प्रोसिक्यूशन टीम है नैब की? यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, लेकिन बात एक ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर ये है कि नैब की मैनेजमेंट जो सी है वो चाहती ही ऐसे प्रोसिक्यूटर्स है कि जो आके जाके सिर्फ जो उनको बताया जाता है उस हद तक बात करें। आपके इल्म में आपने शुरू में जिक्र किया कि जी वो केस का क्या हुआ कि जी जिसमें 100 ये जो नैब के तहखाने से वो कागज़ मिले जिसमें उस वक़्त लॉयर्स रखे गए, करोड़ों रुपए की उसमें फीसें दी गई और जो सेटलमेंट हुई वो सेटलमेंट का अमाउंट नहीं पता चल रहा। ब्रेडफोर्ड वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक इंक्वायरी बनाई गई और उसके बाद कहा गया जी पता करें कि जी वो क्या है। फिर नैब के दफ्तर पे वो जो इंक्वायरी के जज थे उस वक़्त वो गए तो ये टेक्ना और इसके उन्होंने कहा जी वो तो नीचे कोई एक तहखाने में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी गालबन ली गई थी। बट अगेन हमें खामोशी नज़र आई कि जी ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो जी फ़ोटो कॉपीज़ मिली को टेक्ना वाले केसेस में, वो ओरिजिनल कहाँ पे हैं? आपके ख्याल में गुम हो गए होंगे। ये कैसे हो सकता है कि वो गुम हो गए? अब भी मुझे तो खौफ ये है कि ये जो केसेस वापस आए थे और वापस गएंगे, इसमें क्या रिकॉर्ड पूरा मुकम्मल जाएगा नहीं जाएगा? नैब की प्रोसिक्यूशन जो सी है, जो नए प्रोसिक्यूटर जनरल आते हैं वो क्या कौन उनको अपॉइंट करता है? देखिए जब राइट पर्सन एट द राइट प्लेस नहीं होगा, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जी अगर किसी को लगाया गया है कि जी आपने जाके फलाने को, आई नो सो मैनी पीपल कि जी जो किसी माफिया वाले का शाम को उसके ड्राइंग रूम में बैठा होता है, कोई किधर बैठा होता है, तो कैसे ये मुमकिन है कि ये एहतसाब हो सके? एहतसाब अगर करना है तो एहतसाब के लिए सर ये इन मौजूदा हालात में जस्ट फॉरगेट कि कोई नैब का दायरा एहतसाब, हाँ अगर तो लंबा चलता है ये पीरियड और वाकई ही इस एहतसाब को सामने रख के, लेकिन अगर 1-2 महीने की बात है, एक तरफ इलेक्शंस की बात हो रही है, एक तरफ फलाने ने आ जाना है, फलाने ने नहीं आना और साथ एहतसाब भी होना है, दिस इज़ अगेन दैट अनसर्टेनिटी जो आपने अपने इंट्रो में बात की कि ये वही। हाँ अगर आप पहले इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए ये इलेक्शंस की जो बात की इन्होंने कि जी 30 नवंबर को ये सारा डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अगर कोई पार्टी, अब इन्होंने कहा जी ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकम्मल होगा, लेकिन ये तमाम इसके बाद अपीलें जाएंगी हाई कोर्ट्स में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, और अगर कोई पार्टी मिल के एज ए पार्टी डीलिमिटेशन को चैलेंज कर देती है, फिर कहाँ पे इलेक्शन होंगे, कैसे होंगे? तो ये मुकम्मल तौर पे अगले 2-3 महीने में अनसर्टेनिटी ही रहनी है। अदालतों से क्या फैसले आने हैं हमें नहीं मालूम। अभी आपने बात की जी इस केस का उस केस का, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टाइम एंड वीक के साथ साथ हमें नज़र आएगा कि जी किस डायरेक्शन में किस तरफ ये सिमत जा रही है। राजा मेरा बास आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। कंवर दिलशाद इरफान आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में वो दिन आए कि हम आपको सिर्फ अच्छी खबरें दें। अभी तक तो नहीं है, जब होंगी आई विल बी द फर्स्ट वन एंड वेरी हैप्पी टू रिले देम टू यू। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।